रसीदी टिकट अमृता प्रीतम की आप बीती यानी ऑटोबायोग्राफी है। अपने ऑटोबायोग्राफी के मुतालिक लिखती हैं कि एक दिन खुशवंत सिंह ने दौराने गुफ्तगू कहा, तुम्हारी सवानें क्या है, बस एक हादसा। लिखने बैठे तो रसीदी टिकट की पुश्त पर दर्ज हो जाए, लिहाजा इसीलिए इस बायोग्राफी का नाम उन्होंने रसीदी टिकट रखा है। अपनी पैदाइश के मुतालिक लिखती हैं, ये 1918 का लम्हा है, मेरे वजूद से भी 1 साल पहले का। मेरे माँ बाप दोनों पंचघंट बसूड़ के स्कूल में पढ़ाते थे। वहाँ के सरबरा बाबू यतजा सिंह की बेटियाँ उनकी तालिब इल्मों में से थीं। उन बच्चियों को एक दिन जाने क्या सूझी, दोनों ने मिलकर गुरुद्वारा में कीर्तन किया, अरदास की और अरदास के आखिर में कहा, दो जहानों के वाली, हमारे मास्टर जी के घर एक बच्ची बख्श दो। वालिद ने ये दुआ के अल्फाज सुने तो मेरी होने वाली माँ पर तेश आया। उन्होंने समझा था कि उन बच्चियों ने उसकी रजामंदी से ये दुआ की थी, लेकिन माँ को कुछ पता ना था। लेकिन ये सच है कि साल के अंदर अंदर राज बीबी राज माँ बन गई। वालदेन के मुतालिक लिखती हैं, नंद साध यानी अमृता के वालिद साहूकारों के बेटे थे। जब 6 बरस के थे माँ लक्ष्मी मर गई। उनकी नानी ने उन्हें पाला था। नंद के और भी 4 बड़े भाई थे और एक बहन थी, मगर 2 भाइयों में से 2 मर गए थे। नंद बड़े हुए तो उनकी बहन की मौत से उनको बहुत गहरा सदमा लगा और नंद ला इंतहा जायदाद को छोड़कर सुन्नत दयाल के डेरे में जा बैठे। संस्कृत और ब्रिश भाषा सीखी और डेरे में बाल साधु कहा जाने लगा। राज बीबी यानी अमृता की वालदा मांगा जिला गुजरात की थी। बट्टे सट्टे में ब्याही हुई। जिसके साथ ब्याही थी वो फौज में भर्ती हो गया था। फिर उसकी कोई खबर ना आई। वो गुजरांवाला के एक छोटे से स्कूल में पढ़ाती थी। स्कूल जाने से पहले अपनी भाभी के साथ दयाल जी के डेरे माथा टेकने आती थी। भाई फौत हो गया था, भाभी बेवा थी। उसी भाभी के बट्टे में वो भाभी के भाई से ब्याही थी, लेकिन अब वो दोनों अकेली और उदास होती थीं। दोनों स्कूल में पढ़ाती थीं और इकट्ठे रहती थीं। एक दिन दोनों दयाल जी के डेरे पर आईं। मूसलाधार बारिश हो रही थी। दयाल जी ने बारिश का वक्त गुजरने के लिए अपने बाल के साधु को नज़म सुनाने के लिए कहा। वो सदा आंखें मौन के नज़म सुनाया करते थे। उस रोज़ जब आंखें खोली तो दयाल जी ने देखा उनके नंद की आंखें राज बीबी के चेहरे पर फटक रही थीं। कुछ दिन बाद जब उन्होंने राज बीबी की दास्तान गम सुनी तो नंद से कहा, नंद बेटा, जोक तुम्हारे लिए नहीं, ये भगवे कपड़े उतार दो और ग्रंथ आश्रम में पाँव रखो। यही राज बीबी मेरी माँ बनी और नंद साधु मेरे पिता। पिता नज्म कहते थे इसलिए उनका तखल्लुस भी था, पियूह। जब मैं पैदा हुई तो उन्होंने उस लफ्ज़ को पंजाबी में उल्टा करके मेरा नाम अमृता रख दिया और अपना तखल्लुस हतकारी। जब अमृता छोटी थी और नानी की हुकूमत किचन पर होती थी, वो अमृता के पिता के मुसलमान दोस्तों के लिए गिलास अलग रखती थी। जब अमृता को ये बात मालूम हुई तो उसने एतराज़ किया और ये बात जाकर अमृता के पिता तक पहुंची। उन्हें भी ये मालूम नहीं था और फिर वो गिलास वहाँ से हटा दिए गए। लिखती है, पता चला मेरी बगावत कामयाब हो गई। फिर ना कोई बर्तन हिंदू रहा ना मुस्लिम। उस घड़ी नानी को मालूम था ना मुझको कि बड़ी होकर ज़िंदगी के कई साल जिसके मुंह को इश्क करूँगी वो इसी मज़हब का होगा, जिस मज़हब के लोगों के लिए घर के बर्तन भी अशुद्ध बनाए जाते थे। अमृता की वालदा का इंतकाल उनके बचपन में हो गया था, 31 जुलाई 1930। वो लिखती हैं, बमुश्किल 11 साल की थी जब अचानक एक दिन माँ बीमार हो गई। माँ की सहेली प्रीतम कौर मेरा हाथ पकड़कर मुझे माँ के पास ले गई। माँ को होश नहीं था। कहा, तुम खुदा का नाम लो तो शायद उसके दिल में मेहर पड़ जाए, वो बच्चों का कहना नहीं मोड़ता। मैंने पता नहीं कितनी देर ख्याल जोड़े रखा और रब्बुल इज़्ज़त से कहा, मेरी माँ को ना मारना। और फिर माँ की चीखों की आवाज़ ना आई, लेकिन सारे घर की चीखें निकल गईं। मेरी माँ मर गई। उस दिन मेरे दिल में एक गलीज़ उबल पड़ा।
خدا کسی کی نہیں سنتا، بچوں کی بھی نہیں۔ پھر لکھتی ہیں، میرا 16واں سال آیا ایک اجنبی کی طرح، پاس آ کر بھی ایک فاصلے پر کھڑا رہا۔ میں کبھی چپکے سے اس کی جانب دیکھ کر چھوڑ دیتی، وہ کبھی مسکرا کر میری طرف دیکھ چھوڑتا۔ گھر میں باپ کے سوا کوئی نہیں تھا، وہ بھی مصنف باپ، جس نے ساری رات جاگتے رہنا لکھنا ہوتا۔ ماں کی غیر حاضری کی وجہ سے زندگی میں سب سے بڑا کچھ غیر حاضر ہو گیا تھا۔ ارد گرد کے اچھے برے اثرات سے بچانے کے لیے باپ کو اسی میں حفاظت معلوم ہوتی تھی کہ میرا کوئی شناسہ نہ ہو، نہ اسکول کی کوئی لڑکی، نہ پڑوس کا کوئی لڑکا۔ لیکن 16ویں سال کے ساتھ میرا طبی رشتہ نہ تھا، چوری کا تعلق تھا۔ وہ بھی میرے والد کے سامنے سہم جاتا تھا۔ اس کو چھپائے رکھنے کے لیے میں ایک پل جو من مرضی کی نظم لکھتی تھی، دوسرے پل پھاڑ دیتی تھی، اور والد کے سامنے پھر سیدھی سادی اور فرما بردار بچی بن جاتی تھی۔ میرے والد کو میری نظم لکھنے پر اعتراض نہ تھا، بلکہ ردیف و قافیہ کی بات مجھ کو میرے والد نے سکھائی تھی۔ صرف تقاضا یہ تھا کہ میں مذہبی نظمیں لکھوں۔ ایک سایہ۔ امرتا بچپن میں اپنے ارد گرد ایک سایہ محسوس کرتی تھی اور پھر تخیل میں اسے کوئی روپ دینے کی کوشش کرتی تھی۔ سایہ اور تخیل لفظ کا استعمال ان کی سوانے میں جا بجا ملتا ہے۔ لکھتی ہیں، ایک سرمئی سایہ تھا جو چلنا سیکھا تو ساتھ چل پڑا تھا، لیکن ہولے ہولے پتہ چلا کہ اس میں بہت کچھ آمیز ہو رہا ہے، اپنے محبوب کا منہ بھی اور اپنا منہ بھی۔ تخیل کا جادو۔ زندگی میں ایک طرح کا وقت بھی آیا تھا جب اپنے ہر خیال پر میں نے اپنے تخیل کا جادو چڑھتے دیکھا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میرا بیٹا میرے جسم کی امید بننا تھا۔ 1946 کے آخری دنوں کے بعد میرے تخیل نے جیسے دنیا سے چھپ کر دبے لفظوں میں میرے کانوں میں کہا، اگر میں ساحر کا چہرہ ہر وقت اپنی یادوں کے سامنے رکھوں تو میرے بچے کی صورت اس کے مشابہ ہو جائے گی۔ سنگ اور دیوانگی کے اس عالم میں جب 3 جولائی 1947 کو پیدائش عمل میں آئی، اول مرتبہ اس کا منہ دیکھا، اپنے خدا ہونے کا یقین آ گیا، اور بچے کے چہرے کی نشو نما کے ساتھ یہ خیال بھی نشو نما پاتا رہا کہ اس کی صورت واقعے میں ساحر سے مشابہ ہے۔ ایک بار یہ بات میں نے ساحر کو بھی سنائی، اپنے آپ پر ہنستے ہوئے۔ وہ سن کر ہنس پڑا اور اس نے صرف اتنا کہا، ویری پور ٹیسٹ۔ 3 لوگ۔ امرتا کی زندگی میں 3 شخص آئے۔ ایک جس سے ان کی 16 سال کی عمر میں شادی ہو گئی تھی اور پھر 2 بچوں کے بعد علیحدگی۔ دوسرا شخص ساحر تھا، جو دراصل امرتا کی پہلی محبت تھا، مگر یہ قصہ ادھورا رہ گیا۔ تیسرا شخص امروز تھا۔ یہ دنیا کے کسی بندھن سے دور ایک بے لوث رشتہ تھا، جس نے رشتے کی ابتدا سے امرتا کی وفات تک اسے دنیا کی دھوپ سے ڈھانپے رکھا۔ امرتا کی شادی۔ امرتا کی 4 سال کی عمر میں منگنی ہو گئی تھی، 16 سال کی تھی جب شادی ہوئی۔ ایک قرض۔ امرتا پریتم کو لگتا ہے کہ ماضی میں لیا گیا کوئی فیصلہ کبھی کبھی مستقبل میں قرض بن جاتا ہے، اور شاید کبھی کبھی اسے واپس لوٹانے میں ہی تسکین ملتی ہے۔ لکھتی ہیں کہ 1857 کی غدر کا لفظ انہوں نے دادی اماں سے سنا تھا۔ اور کچھ تو نہیں دیکھا تھا، ہاں بس میں نے اپنی آنکھوں سے ایک نشانی دیکھی تھی، یہ ایک قالین تھا۔ یہ نشانی اس گھرانے میں پچھلی نسل سے چلی آ رہی تھی، جو دہلی کی لوٹ کے موقع پر اس خاندان کے ایک سردار نے لوٹا تھا۔ اس زمانے میں یہ خاندان لاہور میں ہوتا تھا، پھر 1947 میں جب ہندو مسلم آبادی کا تبادلہ ہوا، یہ خاندان دہلی آ گیا۔ پہلے گھر کے بزرگ دادا دہلی نہیں آنا چاہتے تھے، مگر جب حالات زیادہ خراب ہوئے تو ملٹری نے ان کو ٹرک میں بٹھا کر دہلی بھیج دیا۔ بستر کے نام پہ وہی قالین تھا جو وہ اپنے ساتھ لا سکا، اور کچھ نہیں۔ دہلی پہنچ کر تھوڑے دن زندہ رہے، وہی قالین اس کے نیچے بچھایا ہوا تھا۔ جب اس کی موت ہوئی، پھر وہ قالین کسی غریب غربا کو دے دیا گیا۔ ایک ذکر تھا جو اس وقت سب کی زبان پر تھا، دہلی کے غدر کے موقع پر ہم نے یہ قالین دہلی میں لوٹا دیا تھا۔
امرتا کو بھی محسوس ہوتا تھا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ دلی ناتا نہیں جوڑ پائی۔ اس پر لکھتی ہیں، سینے کا ایمان کہتا تھا میں اپنے شوہر کو اس کا حق ادا نہیں کر رہی، اس کی چھاؤں میں نے غدر کے مال کی طرح چرائی ہوئی ہے، یہ واپس کرنی ہے۔ علیحدگی۔ رفیع کے سفر سے علیحدگی کے متعلق لکھتی ہیں، دونوں کو ایک دوسرے سے کوئی شکوہ نہیں، یہ سنجیدہ دوستانہ فیصلہ تھا جس میں کسی کی بھی کوئی زبان پر کسی بھی شخصیت کے سبکی کرنے والے لفظ آنے والا سوال نہیں تھا۔ جو ایک دوسرے سے پایا تھا اس سے انکار نہیں، جو نہیں پایا اس کے ساتھ کوئی گلہ نہیں تھا۔ جانتی ہوں اس سے اگلے سالوں نے جو انصاف مجھ سے کیا ہے وہ مجھ سے جدا ہوئے میرے ہمسفر کے ساتھ نہیں کیا۔ اس سے اگلے برسوں میں امروز کی حسین تر رفاقت حاصل ہو گئی، لیکن اس کو صرف تنہائی ملی، اس کو کچھ بھی دیتے وقت زندگی کے ہاتھ کنجوس ہو گئے۔ امرتا اور ساحر۔ اس سوانے میں انہوں نے مختلف صفحات پر ساحر کا ذکر لکھا ہے جسے یہاں اکٹھا پیش کیا جا رہا ہے۔ دل کی تہوں میں سب سے پہلا درد جس کے چہرے کی تابانی میں دیکھا وہ اس مذہب کا تھا جس مذہب کے لوگوں کے لیے گھر کے برتن بھی اچھوت قرار دیے جاتے تھے۔ 20-21 برس کی تھی جب قیاسی چہرہ اس زمین پر دیکھا تھا۔ یوں لگ رہا ہے دھوپ کے کتنے ہی ٹکڑے میری الماری کے اندر میں پڑے ہیں۔ تقسیم سے پہلے تک میرے پاس ایک چیز تھی جو سنبھال کر رکھا کرتی تھی، یہ ساحر کی نظم تاج محل تھی جو اس نے فریم کروا کر مجھے دی تھی، لیکن ملک کی تقسیم کے بعد جو مجھے میرے پاس آہستہ آہستہ جمع ہوا ہے، آج الماری کے اندر خانہ ٹٹولنے لگتی ہوں تو خزانے جیسا معلوم ہوتا ہے۔ ایک ٹالسٹائی کی قبر سے لایا ہوا پتا ہے اور ایک کاغذ کا گول ٹکڑا جس کے ایک طرف چھپا ہوا ہے ایشین رائٹرز کانفرنس اور دوسری طرف ہاتھ سے لکھا ہوا ساحل لدھیانوی۔ کانفرنس کا بیج میں نے اپنے نام کا اپنے کوٹ پر لگایا ہوا تھا اور ساحر نے اپنے نام کا اپنے کوٹ پر۔ ساحر نے اپنے والا اتار کر میرے والے پر اور میرے والا اتار کر اپنے والے کوٹ پر لگایا۔ آج وہ کاغذ کا ٹکڑا ٹالسٹائی کی قبر سے لائے ہوئے پتے کے ساتھ پڑا ہے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے گویا یہ بھی میں نے ایک پتے کی طرح ہاتھ سے اپنی قبر پر سے توڑا ہے۔ ایک اردو مشاعرے پر لوگ ساحر سے آٹوگراف لے رہے تھے۔ لوگ کچھ منتشر ہوئے تو میں نے ہنس کر ہاتھ کی ہتھیلی اس کے آگے کر دی اور کہا، آٹوگراف۔ ساحر نے ہاتھ میں پکڑے پین کی سیاہی اپنے انگوٹھے پر لگا کر انگوٹھا میری ہتھیلی پر لگا دیا، جیسے میری ہتھیلی کے کاغذ پر دستخط کر دیے۔ یہ سب ہواؤں کے حوالے ہے، یہ عبارت نہ کبھی اس نے پڑھی نہ زندگی نے، اسی لیے کہہ سکتی ہوں ساحر خیال تھا۔ امرتا کے شعری مجموعے سنیڑے کو اکادمی ایوارڈ ملا تھا۔ وہ لکھتی ہیں، 1975 میں جب اکادمی کا ایوارڈ ملا، فون پر خبر سنتے ہی سر سے پاؤں تک میں تخت میں جھلس سی گئی۔ خدایا، یہ سنیڑے میں نے کسی انعام کے لیے تو نہ لکھے تھے، جس کے لیے لکھے تھے اس نے نہ پڑھی۔ اس روز شام کے وقت ایک پریس نے رپورٹر بھیجا، فوٹوگرافر بھی۔ وہ جب تصویر لینے لگا اس نے کاغذ اور قلم کے ذریعے وہ لمحہ گرفت میں لینا چاہا جو کسی نظم کا وقت تصنیف ہوتا ہے۔ میرے سامنے اس پر کاغذ رکھا تھا اور ہاتھ میں قلم پکڑ کر کاغذ پر نظم لکھنے کے بجائے ایک بے خودی کے عالم میں اس کا نام لکھنے لگ گئی جس کے لیے وہ سنیڑے لکھے تھے، ساحر، ساحر۔ سارا کاغذ بھر گیا۔ پریس والے چلے گئے تو اکیلی بیٹھی ہوش میں لوٹی۔ صبح کو اخبار میں تصویر نکلی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ کیمرے کا فوکس میرے ہاتھ کے اوپر تھا، کاغذ پر نہیں۔ ساحر کو اپنی کہانیوں میں لکھنے کے حوالے سے کہتی ہیں، ساحر کو میں نے تھوڑا سا اشو ناول میں لکھا، پھر ایک سی انیتا میں لکھا اور پھر دل دیا گلہ میں لکھا۔ ساحر سے اس قدر لگاؤ تھا کہ ان کے ادھ جلائے سگریٹ بھی سنبھال کر رکھتی تھیں۔ لکھتی ہیں، لاہور جب بھی کبھی ساحر ملنے کے لیے آیا کرتا تھا وہ چپ چاپ سے سگریٹ پیتا رہتا تھا، قریب آدھا سگریٹ پی کر راکھ دانی میں جھاڑ دیتا اور پھر نیا سلگھا لیتا اور اس کے جانے کے بعد صرف سگریٹوں کے بڑے بڑے ٹکڑے کمرے میں رہ جاتے۔ ایک سہیلی
37 साल लंबी एक तसल्ली है जिसका नाम ओतार है। यही दोस्त है जो आज भी मेरे मुंह से साहिर की बीमारी का हाल सुनकर बम्बई गई तो उस अस्पताल तक भी पहुंच गई जहां साहिर था। जाकर उसके सीने पर सर रख कर रो पड़ी, उसकी पेशानी चूमी और रो कर उसका हाल दरियाफ्त करती रही। मेरे पास आई तो कहने लगी, साहिर के पास गई थी, उसके सीने पर सर रखा तो महसूस हुआ ये मैं नहीं तू है। इमरोज़ के मुतालिक उन्होंने अपनी आप बीती में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ ज़िक्र किया है, उन्हें यहाँ इकट्ठा पेश किया जा रहा है। लिखती हैं, साहिर एक ख्याल था, हवा में चमकता, शायद मेरे अपने ही ख्यालों का एक जादू। लेकिन इमरोज़ के साथ गुजारी ज़िंदगी इब्तिदाई कुछ सालों को छोड़कर एक बेखुदी के आलम तक पहुंच गई। एक रोज़ किसी मेहमान ने मेरा और इमरोज़ का हाथ देखा, मुझे कहने लगा, तुम्हारे हाथ पर दौलत की बड़ी गहरी और लंबी लकीर है, तुम्हें ज़िंदगी में कभी दौलत की कमी नहीं आ सकती। लेकिन इमरोज़ से कहने लगे, तुम्हारे पास दौलत कभी नहीं ठहरेगी, तुम्हारे हाथ की लकीर जगह जगह टूटती है। इमरोज़ ने अपने हाथ में मेरा हाथ पकड़कर कहा, अच्छा, फिर हम दोनों एक ही लकीर से गुज़र कर लेंगे। इमरोज़ को कारोबार करने का बहुत शौक़ था। एक दफ़ा उन्होंने अपनी तमाम पूंजी 20,000 कपड़ा रंगने के कारोबार में लगाई, मगर वो डूब गया। उसमें एक साड़ी उन्होंने अमृता को दी। लिखती हैं, जब भी मुझे 20,000 की याद आती है और मैं उदास होने लगती हूँ तो इमरोज़ हंस पड़ता है। इतनी बेशबहा साड़ी तो किसी मलका ने भी नहीं ओढ़ी होगी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, मैं वाकई में अमीर हूँ। ये इमरोज़ के उस हौसले की अमीरी है जो 20,000 गंवा कर यूं हंस सकता है। इमरोज़ मुझसे 6.5 साल छोटा है। मुझसे धूप और बारिश अब बर्दाश्त नहीं होते, लेकिन उसको ये कोई फ़र्क नहीं डालते। कई बार हंसकर कहती हूँ, खुदा एक जवानी तो सबको देता है, लेकिन मुझको उसने 2 दी हैं। रोज़ पेड़ों पौधों को पानी देना मेरे सबसे प्यारे कामों में शामिल है। रोज़ सवेरे जितनी देर पानी देती हूँ, इमरोज़ हाथ में सुबह का अखबार लिए साथ साथ खबरें सुनाता है। पंजाबी का कोई अखबार रिसाला ऐसा ना था जिसको खोलते वक्त मुझे ये पता ना होता था कि उसमें किसी ने मेरे खिलाफ उगला होगा। जो मुझसे पहले इमरोज़ के हाथ लग जाते थे, वो मुझसे छुपा कर उसको फाड़ डालता था। इमरोज़ ने ज़िंदगी में झूठों से बचाया था, उसी को कह सकती हूँ कि वो किसी झूठ को मेरी लाश के करीब ना फटकने दे। मेरी मिट्टी को सिर्फ मेरे बच्चों के और इमरोज़ के हाथ काफ़ी हैं, सिर्फ काफ़ी नहीं, गनीमत हैं। ज़िंदगी इमरोज़ के साथ में हमवार शे नहीं, ये एक बेशुमार बुलंदियों और पस्तियों से भरी हुई है। उसमें 2 खूबियाँ मिलती हैं और टकराती हैं, दरियाओं के पानी की तरह मिलती और 2 चट्टानों की तरह टकराती। लेकिन 14 बरस के तजुर्बे के बाद कह सकती हूँ, उस रास्ते की बुलंदियाँ बड़ा सच हैं। इमरोज़ की शख्सियत दरिया की रवानी जैसी है। जिस तरह दरिया एक हद कबूल करता है, लेकिन नहर जैसी पुख्ता और ठोस हद नहीं। इमरोज़ के लिए कोई रिश्ता सिर्फ उस वक्त तक रिश्ता है जब तक वो बंदिश नहीं। रिश्ते अक्सर अपने तिब्बी आज़ाद रूप में नहीं होते, कभी उनकी नकील कानून ने थामी होती है और कभी समाजी फ़राइज़ ने। लेकिन इमरोज़ के लफ्ज़ों में, अगर राह अपना है तो राहेदारी की क्या हाजत। हिंदी शायर कैलाश को इल्म ज्योतिष की गहरी वाकफियत है। एक रोज़ कैलाश ने कहा, अमृता, तुम्हारे जन्म के वक्त चांद तुम्हारी किस्मत के खाने में बैठा हुआ था। मैं हंस रही थी, लेकिन वो तो 2.5 घड़ी बैठकर चल दिया होगा। कि पास से हंसकर इमरोज़ ने कहा, वो कोई इमरोज़ थोड़ी ही था जो फिर कहीं ना जाता, वो सिर्फ चांद था, आया, बैठा और फिर उठकर चला गया। चांद ने तो घर घर जाना होता है। एक रोज़ बीमारी की हालत में मैंने इमरोज़ से कहा, मैं इस दुनिया से चली गई तो तुम अकेले ना रहना, दुनिया का हुस्न भी देखना और शबाब भी। तो इमरोज़ ने गुस्से से बल खाकर कहा, तुम मेरे साथ और 10 बरस जीने का वादा करो। मेरी एक हसरत अभी बाकी है कि मैं उम्दा फ़िल्म तख्लीक करूं,
बस वो बनाकर फिर इकट्ठे इस दुनिया से विदा होंगे। इमरोज़ को समझना दुश्वार नहीं, उसमें मुसलसल चलती आ रही एक लकीर है। उसके जहन में चीज़ों की वो शक्लें उभरती हैं जिनको कागज़ पर, कपड़े पर या लकड़ी लोहे पर उतारना उसकी बस की बात है। इमरोज़ का पेशा बहुत गहरा है, कैनवस भी गहरा और रंग भी। जब कभी उसके पास कैनवस खरीदने के लिए पैसे ना हों तो कहती हूँ, तुम्हारी पहली पेंटिंग मैंने खरीद ली, ये लो पैसे, तुम नया कैनवस खरीद लो और पेंट कर लो। और जब कभी मेरी किताबों से पैसे ना मिल रहे हों, वो कहता है, चलो आज मैंने तुम्हारे फलां कहानी पर फिल्म बनाने का हक खरीद लिया, ये लो साइनिंग अमाउंट और उसके फिल्मी हकूक मुझे दे दो। पैसे उसके पास हों या मेरे पास, रहते उतने के उतने ही हैं, लेकिन हम वक्त पर उस दिन की उमंग ज़रूर कमा लेते हैं। इमरोज़ की बेलौस मोहब्बत का जिक्र यूं करती हैं, इमरोज़ को मालूम है मोहन सिंह जी के लिए मेरी कदरों में मेरी मोहब्बत शामिल नहीं थी। एक बार जब वो उनकी किताब का कवर डिज़ाइन बना रहा था तो किताब की सबसे अहम नज़म के मुताबिक उसने टाइटल पर 2 ताले बनाना थे, मेरे 2 बच्चे, जो मोहन सिंह के ख्याल में 2 बोलों के ताले थे। लेकिन अमरोज़ ने अपने टाइटल पर 3 ताले बनाए। कहने लगा, सबसे बड़ा ताला तो खुद बच्चों की माँ थी, जो मोहन सिंह को दिखाई ही नहीं दिया। इसलिए मैंने नामुकम्मल नज़्म को मुकम्मल करने के लिए 2 के बजाय 3 ताले बना दिए हैं। और इमरोज़ को मालूम है मैंने साहिर से मोहब्बत की थी। ये मालूम होना अपने आप में अहम नहीं है, उससे परे जो कुछ बहुत अहम और बड़ा है वो इमरोज़ का मेरी नाकामी को अपनी नाकामी समझ लेना है। इमरोज़ ये ना होता जो है तो मैं उसके मुंह की तरफ देखकर ये शेर कभी नहीं लिख सकती। बाप, भाई, दोस्त और खावंद, किसी लफ्ज़ का कोई नहीं रिश्ता। यूं जब मैंने तुमको देखा सारे हुर्फ नुमाया हो गए। खालिस औरत। वो लिखती हैं कि उन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी में सिर्फ़ 3 बार खुद को खालिस औरत महसूस किया। पहला वक्त उस घड़ी देखा जब मेरी उम्र 25 साल की थी, मेरा कोई बच्चा नहीं था और मुझे अक्सर रात को एक बच्चे का ख्वाब आता था। ख्वाब में मैं पौधों को पानी दे रही होती और अचानक एक गमले में से फूल उगने के बजाय एक बच्चे का चेहरा उग पड़ता था। मैं हैरत ज़दा चौंक के पूछती थी, तुम कहाँ थे? मैं तुमको ढूंढती रही और चेहरा हंस पड़ता। दूसरी बार इस किस्म का वाक़या उस वक्त देखा जब एक दिन साहिर आया तो उसको हल्का सा बुखार चढ़ा हुआ था। उसके गले में दर्द था, सांस खिंचा खिंचा था। उस वक्त उसके गले और छाती पर विक्स मली थी और लगा था, उम्र बिता सकती हूँ। मेरे बीच की खालिस औरत को उस पल दुनिया के किसी कागज़ कलम की ज़रूरत नहीं थी। और तीसरी बार ये खालिस औरत मैंने उस वक्त देखी थी जब अपने स्टूडियो में बैठे हुए इमरोज़ ने अपना पतला सा ब्रश अपने कागज़ से उठाकर एक बार सुर्ख रंग में डुबोया था और फिर उठकर उसने उस ब्रश के साथ मेरी पेशानी पर एक बिंदिया लगा दी थी। खालिस औरत का रूप मैंने सिर्फ 3 बार देखा था, हकीकत है, लेकिन आंखों से सिर्फ 3 बार देखा था, इसलिए कई बार मुताजिब सी हो जाती हूँ वो किस किस्म का था, मैंने सचमुच देखा था। अमृता और उनके बच्चे। अमृता प्रीतम के 2 बच्चे थे, बेटी का नाम कुंदला था और बेटे का नाम नवराज। कहती हैं कि बेटी थी क्योंकि वो कभी शिकवा नहीं करती थी, मगर बेटे ने 1-2 बार इस बात का शिकवा किया था कि वालिदैन की अलहदगी पर बच्चों पर कितना असर पड़ता है। अपने बच्चों की शादी के हवाले से लिखती हैं, कुंदला ने जिससे शादी की वो मुझे दीदी माँ कहकर पुकारता है। उसका एक प्यारा जेस्चर मुझे अभी भी याद है। मेरे सिरहाने के पास एक होम्योपैथिक दवाई की शीशी रखी थी। उसने उसकी 2-4 मीठी सी गोलियां निकाल कर खाते हुए कहा, बस मुंह मीठा हो गया। वो बारात और धूमधाम से शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए मजिस्ट्रेट को घर बुलाकर शादी का सर्टिफिकेट ले लिया। बेटे की शादी के मुतालिक लिखती हैं, मेरे लड़के ने एक गुजराती दोशीदा के साथ शादी की है। वो दोनों यूनिवर्सिटी में मिले। लड़की बहुत अमीर थी। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। पहले उनका इरादा शादी का नहीं था, लेकिन जब लड़की यानी ज्योति के वालिद वफात पा गए तो चचाओं के रवैये मुखलिस ना रहे तो उसने शादी का फ़ैसला किया। शादी की रस्म करना थी, कोई भी हो सकती थी। मेरे लड़के ने कहा कि उसको हवन की आग खूबसूरत लगती है। हवन के वक्त ज्योति के किसी बुजुर्ग की ज़रूरत थी।
जो कन्यादान करता। और पंडित ने जब पिता की हाजिरी चाही तो अमरोज ने कहा, मैं कन्या का पिता हूँ, कन्यादान करता हूँ। और फिर नवराज और ज्योति की शादी हुई। चंद माह बाद लड़की के वालिदैन भी रजामंद हो गए थे। और राजेंद्रनाथ टैगोर से जब मुलाकात हुई, बहुत कमसिन थी। नज़म उस वक्त भी लिखती थी, लेकिन अनजान सी। उन्होंने जब एक नज़म सुनाने के लिए कहा तो झिझकते झिझकते सुनाई थी, लेकिन उन्होंने जो प्यार और तवज्जो दी थी वो नज़म के मुताबिक नहीं थी, उनकी अपनी शख्सियत के मुताबिक थी। वो तासुर मुझ पर बहुत गहरा था। अमृता के शौक। अपने कुछ शौक का जिक्र यूं करती हैं, निस्फ सदी के अरसे कुछ राह चलते शौक भी लगे थे। पहला फोटोग्राफी का था। कुछ अरसा उस शौक ने दिल पर कब्जा कर रखा, फिर रक्स ने तवज्जो खींच ली। लाहौर में तारा चौधरी से करीब 6-8 महीने सीखती रही, लेकिन जब स्टेज की इजाज़त ना मिली तो शौक मुरझा गया। सितार बजाने का शौक भी रहा। हिंदुस्तान की तकसीम तक ये शौक बड़ी खुली हुई सूरत में था। लाहौर रेडियो पर कई बार सितार बजाए। उसके साथ साथ टेनिस खेलने की भी लगन रही, लेकिन मुल्क की तकसीम होते ही ये सारे शौक मेरे लिए अजनबी हो गए। सामने गमे रोज़गार था। अचानक रंधावा साहब के साथ 1948 में मुलाकात हुई तो उन्होंने दिल्ली रेडियो के स्टेशन डायरेक्टर को ख़त लिखकर मुलाजमत दिला दी। 12 साल ये मुलाजमत की। अमृता और कलम का नाता। लिखती हैं, जिंदगी में बहुत से दिन ऐसे आए हुए हैं जब हाथ में पकड़ी हुई कलम को गले से लगाकर रोई हूँ। यह कलम मेरे लिए हमेशा हाजिर नाजिर खुदा जैसी रही है, जिसको आंखों से देख सकती हूँ, हाथों से छू सकती हूँ, और एक सुनसान कागज़ की तरह जिसके गले लग सकती हूँ। जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में जो सदा साथ रहती थी वो मेरी कलम थी। चाहे कोई हादसा मेरी अकेली छाती पे गुजरता, चाहे मुल्क की तकसीम जैसा लाखों लोगों को पेश आता, ये कलम मेरे आज़ा की मानद मेरे हिस्सा बनकर रहती। 1947 की नज़्म और तकसीम। 1947 की तकसीम के मुतालिक अपनी कैफियत यूँ बयान करती हैं, कदीम तारीख़ के बड़े जुल्म व सितम से भरे अब्वाब हम लोगों ने पढ़े हुए थे। फिर भी हमारे मुल्क की तकसीम के मौके पर जो कुछ हुआ, किसी के तसव्वुर में भी इस किस्म का खूनी बाब नहीं आ सकता। गमे आलम के अफसाने कह कह कर लोग थक गए थे, लेकिन ये अफसाने उम्र से पहले ख़त्म होने वाले ना थे। मैंने लाशें देखी थीं, लाशों जैसे लोग देखे थे। जब वापसी का सफ़र कर रही थी तो चलती गाड़ी में नींद आंखों के नज़दीक नहीं भटक रही थी। बाहर ऊंचे ऊंचे पेड़ गमों की तरह उगे हुए थे। कई बार पेड़ ना होते, सिर्फ वीरानी होती, और उस वीरानी के टीले यूं लगते जैसे कब्रें बनी हुई हैं। वारिस शाह के बोल मेरे जहन में घूम रहे थे, भला मोए ते विछड़े कौन मेले। और मुझे लगा वारिस शाह कितना अजीम शायर था, वो हीर के गम को गा सका। आज पंजाब की एक बेटी नहीं, लाखों बेटियां रो रही हैं, आज उनके गम को कौन गाएगा। और मुझे वारिस शाह के सिवा और कोई ऐसा दिखाई ना दिया जिसको मुखातिब करके मैं ये बात कहती। उस रात मैंने भागती हुई गाड़ी में हिलती और कांपती कलम के साथ एक नज़म लिखी, आज आँखां वारिस शाह नो। उनकी ये नज़म बहुत मशहूर हुई और उसे पंजाब का नोहा भी कहा जा सकता है। लिखती हैं, पैदा गुजरांवाला हुई थी लेकिन उम्र 2 शहरों में गुजरी है, आधी लाहौर में, आधी दिल्ली में, आधी गुलाम हिंदुस्तान में, आधी आज़ाद हिंदुस्तान में। तलवार का लम्स। लिखती हैं, बहुत सिगरेट पीती हूँ और कभी कभी किसी दिन मुझे विस्की भी अच्छी लगती है, मगर उसको आदत के तौर पर नहीं पी सकती। जानती हूँ ये दोनों चीज़ें जब किसी औरत के साथ वाबस्ता होकर एक ज़िक्र बनती हैं, ये ज़िक्र औरत की शख्सियत को संजीदा लफ्ज़ के साथ नहीं जोड़ता। मुझे उसके लिए एक अजीब याद आती है। सिखों के घराने में पैदा हुई हूँ, मिसाल के लिए उस मज़हब की किसी मखसूस अलामत का सामने आ जाना कुदरती है। मालूम होता है जैसे मीठा हलवा बनाकर जब गुरु ग्रंथ साहब के सामने रखा जाता है और हलवे के परात में तलवार फेरी जाती है तो वो मामूली हलवे की जगह उसी वक्त कड़ा प्रसाद बन जाता है। उसी तरह मेरे हाथ में पकड़ा आम सिगरेट या विस्की का जाम जब मेरी पेशानी के अफकार को छू लेता है वो कुछ और हो जाता है। पाकीज़गी जैसा एहसासात की शिद्दत और वुसअत उसमें से तलवार की मानद गुज़र जाती है तो वो मामूली हलवे की बजाय
اسی پل پرشاد بن جاتا ہے۔ اور پھر اس سوانے کا اختتام کرتے ہوئے ان کے کچھ یوں لفظ ہیں: سورج کے ڈوبنے سے میرا روز کچھ ڈوبتا ہے، اور اس کے پھر آسمان پر نمودار ہونے سے میرا روز کچھ آسمان پر چڑھتا ہے۔ رات میرے لیے ہمیشہ اندھیرے کے ایک جناب جیسی رہی ہے، جس کو روز اس لیے تیرنا ہوتا ہے کہ اس پار سورج ہے۔ امرتا ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے خود کی ذات کو اہمیت دی اور لوگ کیا کہیں گے والی بات کو پس پشت ڈال دیا، چاہے وہ شوہر سے علیحدگی ہو، یا ساحر سے محبت، یا پھر کسی قانونی بندھن کے بغیر امروز کے ساتھ زندگی بھر ایک گھر میں رہنا ہو۔